फेवी 45 दो प्रांतों के बीच युद्ध अध्याय 231 अधिकारी का दौरा। 10 दिन बाद एक अजनबी के अचानक आगमन ने डू फैंग के शांतिपूर्ण जीवन में खलल डाल दिया। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। उस दिन डू फैंग येचेनजी द्वारा छोड़े गए रसायन शास्त्र के ज्ञान और सूत्रों का अध्ययन कर रहा था। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, शांगगुआन फैन स्टीवर्ट डू से मिलने आए हैं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? शांगगुआन फैन। डू फैंग चौंक गया। शांगगुआन फैंग कौन था? वह इस व्यक्ति को जानता हुआ प्रतीत नहीं हुआ। तभी उसके मन में एक विचार आया। आवाज़ रिन्यू पवेलियन के शांगगुआन प्रबंधक जैसी लग रही थी। क्या ये वही हो सकता है? उसने अपनी आध्यात्मिक चेतना का प्रयोग किया और पाया कि यह वास्तव में शांगगुआन प्रबंधक ही था। ये यहाँ क्यों आए हैं? डू फैंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने निवास के बाहर स्थापित जादुई घेरा हटा दिया और कहा, तो ये हैं स्टीवर्ट शांगगुआन, कृपया अंदर आइए। जब शांगगुआन फैन अंदर आया तो डू फैंग पहले से ही साधारण बैठक कक्ष में बैठा था। डू फैंग को देखकर शांगगुआन फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए कहा, आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, प्रबंधक डू। अधीक्षक शांगगुआन, आप तो बड़े दयालु हैं। डू फैंग हंसते हुए बोला और हाथ हिलाकर बोला, कृपया बैठिए। शांगगुआन फैन के बैठने के बाद उसने चारों ओर देखा, आहभरी और भावुक होकर कहा, यह अविश्वसनीय है कि डीकन डू, एक उच्च पदस्थ योद्धा और इस मंडप के एक डीकन होने के बावजूद इतने दूरस्थ और साधारण स्थान पर रहते हैं। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ये सब बाहरी चीजें हैं, इनके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। शांगगुआन फैन ने सहमति में सिर हिलाया और गुनगुनाया, बिल्कुल सही, ये सब बाहरी चीजें हैं। हम जैसे साधक दीर्घायु की तलाश करते हैं, न कि भौतिक सुख जैसी सती चीजों की। डू फैंग मुस्कुराया, कुछ और नहीं कहा, धीरे से अपना कप उठाया, पानी का एक घूंट लिया और शांगगुआन फैन की ओर देखा। शांगगुआन फैन ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले डीकन डू ने स्वर्गीय दाओ संप्रदाय के एल्दजो और लिंग तथा लू परिवार के एक बुजुर्ग के साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा। परिणाम बराबरी पर समाप्त हुआ। ऐसी शक्ति वास्तव में प्रशंसनीय है। अरे, यहाँ तक कि स्टीवर्ट शांगगुआन को भी इसके बारे में पता है। डू फैंग ये देखकर हैरान था कि यह मामला इतनी व्यापक रूप से फैल गया था। हे, क्या स्टीवर्ट डू को नहीं पता? आजकल तो पूरे वुलिंग काउंटी में लगभग हर कोई स्टीवर्ट डू का नाम जानता है। डू फैंग के हाव भाव देखकर शांगगुआन फैन भी थोड़ा हैरान रह गया। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं साधना पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं और मेरे पास बाहर की अफवाहों पर ध्यान देने का समय नहीं है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि डीकन डू इतने युवा होने के बावजूद न केवल इतनी तेजी से साधना करते हैं, बल्कि उनमें उत्कृष्ट रसायन शास्त्र कौशल भी है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शांगगुआन फैन ने प्रशंसा करते हुए आहभरी। डू फैंग ने हल्की मुस्कान के साथ शांगगुआन फैन की ओर देखा और कहा, स्टुअर्ट शांगगुआन, आप आज सिर्फ मेरी प्रशंसा करने तो नहीं आए हैं ना? शांगगुआन फैन थोड़ा शर्मा गया, थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए बोला, हे, बिल्कुल नहीं। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने अपना लहजा बदला और गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो मैं खुलकर बोलता हूँ। डू फैंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और थोड़ा इशारा करते हुए शांगगुआन फैन को आगे बढ़ने का संकेत दिया। जैसा कि आप शायद जानते हैं, स्टीवर्ट डू, दशकों से उन्नत स्तर पर अटके रहने का मुख्य कारण यह है कि मैं गोल्डन कोर बनाने के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां एकत्र नहीं कर पाया हूं। मुझे लगा कि इस जीवन में मेरी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन 2 साल पहले संयोग से मैंने और किसी अन्य व्यक्ति ने एक गुफा की खोज की। शांगगुआन फैन ने धीरे धीरे कहा। शांगगुआन फैन को अपनी साधना के बारे में बात शुरू करते देख डू फैंग की दिलचस्पी बढ़ गई। वह जानता था कि शांगगुआन फैन जो कहने वाला था वही मुख्य बात थी। शांगगुआन फैन का चेहरा बदल गया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह गुफा जमीन के बहुत नीचे छिपी हुई है। जब मैंने और मेरे दोस्त ने उसे खोजा तो हमने 10 दिनों से अधिक समय तक उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह वही स्थान होना चाहिए जहां पूर्वजों ने साधना की थी। इसके अलावा गुफा के बाहर स्थापित विभिन्न मुहरों और संरचनाओं को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि गुफा का स्वामी अपने जीवन काल में कम से कम युद्ध देवता स्तर का एक शक्तिशाली प्राणी रहा होगा। ओह, युद्ध देव क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी। डू फैंग को थोड़ी दिलचस्पी हुई। जब वह चिशोधन के 9वें स्तर पर था तब उसने ताई संप्रदाय के शिष्य यी चेंजी की गुफा में सेंध लगाई थी। यी चेंजी भी एक नौसिखिया युद्ध देव था और डू फैंग ने यी चेंजी की विरासत से कई अच्छी चीजें प्राप्त की थीं। हालांकि यचेंसी की गुफा में कोई सील या रक्षात्मक संरचना नहीं थी जो उसकी रक्षा करती हो, अन्यथा उसके जैसा मात्र 9वें स्तर का चिशोधन कौशल रखने वाला व्यक्ति अंदर घुसने का मौका कैसे पा सकता था?
डू फैंग की बढ़ती दिलचस्पी देखकर शांगुआन फैन और भी उत्साहित हो गया और सिर हिलाते हुए बोला, जी हाँ, युद्ध देवता क्षेत्र का एक शक्तिशाली प्राणी। लेकिन मैं और मेरा दोस्त इस मुहर को तोड़ने के लिए काफ़ी शक्तिशाली नहीं हैं। इसलिए हम दोनों ने एक एक दोस्त को बुलाया, जिनमें से एक फॉर्मेशन का विशेषज्ञ है। उनका अध्ययन करने के बाद हमने पाया कि इस गुफा की मुहर और फॉर्मेशन पूर्णिमा की रात को 3 दिनों तक कमज़ोर हो जाती है। पूर्णिमा की रात को मुहर तोड़ना कहीं अधिक आसान और प्रभावी होगा। उसके बाद हम चारों हर महीने पूर्णिमा की रात को उस गुफा में जाकर मुहर तोड़ने की कोशिश करते थे। हालांकि हम चारों की संयुक्त शक्ति के बावजूद 1 साल और अनगिनत प्रयोगों के बाद भी हमने अंततः पाया कि हम अकेले मुहर नहीं तोड़ सकते। हमने अनुमान लगाया कि मुहर तोड़ने के लिए कम से कम 5 लोगों की आवश्यकता होगी, इसलिए हमने फिर से प्रयास करने से पहले अपनी अपनी संप्रदायों से खजाने उधार लेने का फैसला किया। वह यहाँ रुकी और डू फैंग को देखने लगी। डू फैंग थोड़ा हैरान हुआ। कुछ देर सोचने के बाद उसने पूछा, अगर ऐसा है तो स्टीवर्ट शांगुआन और बाकी लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। आप लोग आज मुझसे मिलने क्यों आए हैं? उसने अनुमान लगाया कि शांगुआन फैन और बाकी लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। शांगुआन फैन ने गहरी आवाज़ में कहा, हालांकि जब हम चारों ने अपने संप्रदाय से खजाने उधार लेने की कोशिश की तो हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम में से केवल एक ही संप्रदाय से खजाना उधार लेने में सफल रहा, जबकि मेरे संप्रदाय ने कहा कि वह मुझे 6 महीने में ही दे पाएगा। असल में हम चारों के लिए इस तरह इंतज़ार करना कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। होंगशान काउंटी द्वारा 1-2 साल के भीतर वुलिंग काउंटी के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने की पूरी संभावना है। इस युद्ध में हम उच्च स्तरीय योद्धा ही मुख्य भूमिका निभाएंगे और निश्चित रूप से हम में से कई शहीद हो जाएंगे। इसलिए हम चारों ने इस पर चर्चा की और गुफा पर लगी मुहर को तोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया, ताकि हम जल्द से जल्द गुफा में प्रवेश करके अपने पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई स्वर्ण कोर गोलियां या अन्य सामग्री और खजाने ढूंढ सकें, जिससे हमारी साधना का स्तर जल्द से जल्द बढ़ सके और महान युद्ध में हमारे जीवित रहने की संभावना बढ़ सके। चूंकि हम कम समय में संप्रदाय के खजाने उधार नहीं ले सकते, इसलिए हमारे पास केवल एक ही रास्ता बचा है, अपने स्तर के 1 या 2 और लोगों को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। डू फैंग को कुछ हद तक समझ आ गया और उसने हल्के से सिर हिलाया। क्या स्टीवर्ट शांगुआन चाहते हैं कि मैं इस मामले में भाग लूं? बिल्कुल सही, मेरा मतलब यही था। शांगुआन फैन ने जोश से सिर हिलाया और डू फैंग को उत्सुकता भरी निगाहों से देखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि स्टीवर्ट शांगुआन मेरे पास क्यों आए थे? डू फैंग ने सोचते हुए पूछा। शांगुआन फैन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शुरू में हमें भी इस बात को लेकर परेशानी हो रही थी कि हमारे साथ कौन शामिल हो। अगर हमें अपने जैसा कोई मिल जाता तो हमें डर था कि हमारे पास पर्याप्त ताकत नहीं होगी। अगर 2 मिल जाते तो हमें जनशक्ति की कोई समस्या नहीं होती। लेकिन अगर हम 2 और लोगों को शामिल कर लेते जिन्हें बैटल जनरल स्तर तक पहुंचने के लिए गोल्डन कोर की सख्त ज़रूरत थी, तो हमें डर था कि गुफा में प्रवेश करने के बाद हमारे पास संसाधन कम पड़ जाएंगे और उन्हें बांटने में मुश्किल होगी। इसलिए हमें सच में बहुत परेशानी हो रही थी। उसने डू फैंग की ओर देखा और कहा, मैंने कुछ दिन पहले डीकन डू के कारनामों के बारे में कुछ अफवाहें सुनी, इसलिए मैंने तुरंत हम तीनों से सलाह मशवरा किया और एक फैसला लिया, डीकन डू को अपने दल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना। गिरी हुई फीनिक्स पर्वतमाला। पहली बात तो यह है कि स्टीवर्ट डू बेहद शक्तिशाली हैं, उनके पास न केवल असाधारण क्षमताएं हैं बल्कि अपार आध्यात्मिक चेतना भी है। सील तोड़ने में वे समान स्तर के 2 विशेषज्ञों के बराबर सक्षम हैं और इसके लिए पर्याप्त समय भी है। दूसरी बात यह है कि स्टीवर्ट डू के पास गोल्डन कोर को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त सामग्री पहले से ही मौजूद है, जिससे गोल्डन कोर की उनकी आवश्यकता नगण्य हो जाती है। इसलिए इन सामग्रियों का वितरण हम चारों के लिए किसी भी प्रकार से जोखिम भरा नहीं है। इस साइट का नया URL है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। शांगुआन फैन ने प्रसन्नता भरे भाव से कहा, हे, जब मुझे किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्यों जुड़ूं? डू फैंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। शांगुआन फैन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, डीकन डू, आप गलत हैं। हालांकि डीकन डू को युद्ध सेनापति बनने के लिए आवश्यक स्वर्ण कोर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गुफा में कई अन्य खजाने जरूर होंगे। जरा सोचिए, युद्ध देवता के स्तर के एक शक्तिशाली प्राणी की गुफा में क्या क्या खजाने होंगे। उच्च कोटि के जादुई हथियार, निम्न कोटि के आध्यात्मिक हथियार, इनके बारे में सोचना ही रोमांचकारी है। शांगुआन फैंग के चेहरे पर एक लालसा का भाव आ गया। डू फैंग ने व्यंग्य भरे लहजे में हल्के से हंसते हुए कहा, स्टुअर्ट शांगुआन खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। चाहे वहां उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां हो या निम्न स्तर के आध्यात्मिक हथियार, अगर हों भी तो उन्हें पाना इतना आसान नहीं होगा, है ना?
युद्ध देवता क्षेत्र का कोई शक्तिशाली प्राणी अपनी गुफा में इतनी कड़ी पाबंदियां तो नहीं लगाता। जैसा कि स्टुअर्ट शांगगुआन ने कहा, एक गुफा के मुख्य द्वार की मुहर तोड़ने में ही आपको कई साल लग गए। अंदर क्या वहां भी मुहर तोड़ने में कई साल लगेंगे? क्या स्टुअर्ट शांगगुआन ने इस बारे में सोचा भी नहीं है? शांगगुआन फैन मुस्कुराया, अपना हाथ उठाया और धीरे से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बोला, मैंने इस बारे में ज़रूर सोचा है। अंदर कोई सुरक्षा घेरा है या नहीं, यह अभी तक पता नहीं है। अगर है भी, तो प्रवेश द्वार पर लगी मुहर को देखकर लगता है कि अंदर का सुरक्षा घेरा काफ़ी कमज़ोर हो गया होगा। हम पांचों की ताकत से हम इसे भेद सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे साधकों को अगर खजाने हासिल करने हैं तो बिना जोखिम उठाए कैसे हासिल कर सकते हैं? क्या आप सहमत नहीं हैं, डीकन डू? ये तो बिल्कुल सही है। डू फैंग दिल खोलकर हंसा। ओह, तो स्टीवर्ट डू हमारे साथ जुड़ने के लिए सहमत हो गए हैं। शांगगुआन फैन बेहद खुश हुई। डू फैंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर सचमुच खजाने हैं तो जोखिम उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि बिना ये जाने कि खजाने हैं या नहीं, मैं जोखिम उठाने में दिलचस्पी नहीं रखता। इसके अलावा अगर खजाने हैं भी तो उनमें मेरी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। मैं आपके साथ क्यों शामिल होऊंगा? ये सुनकर शांगगुआन फैन का चेहरा एक पल के लिए जम गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि डू फैन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उसकी नज़रें चारों ओर घूमी और कुछ देर बाद उसने दांत पीसते हुए कहा, डीकन डू को गोल्डन कोर फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं फैसला करता हूँ, अगर डीकन डू हमें सील तोड़ने में मदद करते हैं तो हम चारों आपके एहसानमंद रहेंगे। कैसा रहेगा? ये सुनकर डू फैंग का चेहरा गंभीर हो गया। शांगगुआन फैंग की बातों से उसे पता चल गया था कि उन चारों के पीछे अलग अलग संप्रदाय हैं और वे सभी काफ़ी शक्तिशाली प्रतीत होते हैं, अन्यथा वे संप्रदायों से खजाने उधार लेने की गुहार नहीं लगाते। हालांकि यह ज्ञात नहीं है कि ये चारों किस संप्रदाय से संबंधित हैं, लेकिन उनकी उच्च स्तरीय योद्धा शक्ति को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अपने संप्रदायों में महत्वपूर्ण स्थान रखते होंगे। यदि कोई उनका समर्थन प्राप्त कर ले तो एक वर्ष बाद दोनों प्रांतों के बीच होने वाले युद्ध में यह उपयोगी सिद्ध हो सकता है। व्यक्तिगत उपयोग के लिए न भी हो तो भी इसका उपयोग अपने पिता या गुरु की रक्षा के लिए किया जा सकता है। शांगगुआन फैंग की बातों से लगता है कि उस युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ की गुफा में कुछ न कुछ जरूर होगा। हालांकि उसके पास खुद भी काफ़ी खजाने हैं, लेकिन उसे जादुई हथियारों और गोलियों की ज़्यादा परवाह नहीं है। लेकिन उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें हैं, इसलिए वह उन्हें अपने पिता, गुरु और दूसरों को दे सकता है। इस पर विचार करने के बाद डू फैंग ने अपना मन बना लिया। शांगगुआन फैंग की ओर देखा और पूछा, मेरा एक आखिरी सवाल है। कृपया बोलिए। शांगगुआन फैंग का चेहरा फिर से खिल उठा और उसने अपना हाथ उठाया। अगर हम सील तोड़कर अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं और वाकई अंदर खजाने हैं तो उन्हें कैसे बांटा जाएगा? डू फैंग ने धीमी आवाज में पूछा। शांगगुआन फैंग ने राहत की सांस लेते हुए कहा, ओह, तो यही समस्या है स्टीवर्ट डू, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जब हम यान हवेली में प्रवेश कर लेंगे, अगर कोई ऐसी मुहरें हों जिन्हें एक साथ तोड़ना पड़े तो सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले को सबसे ज़्यादा मिलेगा और बाकी लोग बराबर बांट लेंगे। अगर कोई मुहरें न हो तो यह भाग्य पर निर्भर करेगा। डू फैंग ने सिर हिलाया। तो फिर हम कार्रवाई कब करेंगे? आज से 7 दिन बाद पूर्णिमा होगी। उस समय कृपया स्टीवर्ट डू से कहें कि वे मुझसे शेनशी में पश्चिम शहर से 10 मील दूर पहाड़ी पर दोपहर 3-5 बजे के बीच मिलें। डू फैंग के सहमत होते ही शांगगुआन फैंग ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं समय पर बैठक स्थल पर पहुंच जाऊंगा। डू फैंग ने धीरे से कहा, तो अब मैं चलता हूं। मैं अपने 3 अन्य दोस्तों को बता देता हूं और उन्हें यह भी बता देता हूं कि मैंने स्टीवर्ट डू का कितना एहसान चुकाया है। मामला सुलझ जाने पर शांगगुआन फैंग ने कहा और जाने की तैयारी करने लगा। आप जाए, मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आऊंगा। डू फैंग ने हल्के से हाथ हिलाया। शांगगुआन फैंग को जाते हुए देखकर डू फैंग वहीं बैठा रहा, विचारों में डूबा हुआ। ऐसा लगता है कि होंगशान काउंटी और वुलिंग काउंटी के बीच होने वाले युद्ध के बारे में कई लोगों को पहले से ही पता है और सभी युद्ध से पहले अपनी शक्ति बढ़ाने और जीवित रहने के कौशल को निखारने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः जल्द ही मध्य स्तर के योद्धाओं को भी इसकी जानकारी मिल जाएगी और फिर पूरे काउंटी के साधना समुदाय को इसकी सूचना मिल जाएगी, जिससे कुछ अराजकता फैल सकती है। हालांकि ये वो मामले नहीं थे जिनकी उसे चिंता करनी चाहिए थी, लेकिन अगर वह अपनी क्षमताओं के अनुसार दोनों काउंटियों के बीच होने वाले भीषण युद्ध से पहले वुलिंग काउंटी को कुछ और योद्धा स्तरीय विशेषज्ञ प्राप्त करने में मदद कर सके जिससे वे होंगशान काउंटी का मुकाबला कर सके, तो यह असंभव नहीं होगा। जैसा कि पवेलियन मास्टर रुन्यू ने कहा था, यह उसके गृहनगर नानलिंग काउंटी के लिए भी एक योगदान होगा। 7 दिन बाद
दोपहर 3:45 डूफैंग अपने निवास से निकला, दिशा का पता लगाया और शहर के पश्चिम की ओर चल पड़ा। उसने धीमी गति से यात्रा की और 1 घंटे बाद ही शहर के बाहर स्थित छोटी पहाड़ी पर पहुंच गया। यह एक छोटी पहाड़ी की बजाय मिट्टी के एक विशाल टीले जैसा था। डूफैंग यूचेंग की ओर वाली तरफ रुका, चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह थोड़ा जल्दी आ गया हो। फिर वह आराम करने के लिए बैठ गया। कुछ ही देर बाद यूचेंग की दिशा से एक काली आकृति तेजी से आई। डूफैंग ने अपनी आंखें सिकुड़कर गौर से देखा और पहचान लिया कि यह शांगगुआन फैन था। पलक झपकते ही शांगगुआन फैन की आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। हुश की आवाज़ के साथ शांगगुआन फैन डूफैंग के सामने रुक गया। उसकी आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराते हुए बोला, डीकन डू वाकई समय का पाबंद है। डूफैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं। इसके बाद शांगगुआन फैन ने अपना हाथ उठाया, डूफैंग की ओर देखा और कहा, तो क्या हम चलें? सिर्फ हम दोनों? डूफैंग थोड़ा हैरान हुआ। हे, यूचेंग में हम दोनों ही हैं। बाकी 3 लोग अलग अलग जगहों पर हैं, वे अपने आप वहां पहुंच जाएंगे। शांगगुआन फैन ने मुस्कुराते हुए समझाया। ओह, डूफैंग ने हल्के से सिर हिलाया। तो चलिए चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि डीकन शांगगुआन द्वारा बताए गए युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ की गुफा कहाँ स्थित है। ये लुओफेंग पर्वत में है, यहाँ से 2000 मील से भी ज्यादा दूर। शांगगुआन फैन ने धीरे से कहा। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और उछलकर उत्तर पूर्व की ओर दौड़ पड़ा। गिरा हुआ फीनिक्स पर्वत, डूफैंग ने मन ही मन बुदबुदाया। ये देखकर कि शांगगुआन फैन पहले ही निकल चुका है, वह भी उसके पीछे पीछे तेजी से चल पड़ा। सात संरचना को तोड़ना। उन्नत योद्धाओं के रूप में अपनी संयुक्त शक्ति के बल पर वे शांगगुआन फैन द्वारा बताए गए अनुसार पूरी गति से उड़ते हुए 2 घंटे से भी कम समय में लुओफेंग पर्वत पर पहुंच गए। लुओफेंग पर्वत 1000 ली से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न आकारों की 10 से अधिक चोटियां हैं। पूरा लुओफेंग पर्वत घनी वनस्पति से आच्छादित है, जहां 10 झांग से अधिक ऊंचे वृक्ष हर जगह दिखाई देते हैं। वृक्षों के बीच दुर्लभ फूल और विदेशी जड़ी बूटियां बिखरी हुई हैं, और यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा काफी प्रबल है, जो इसे साधना के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। लुओफेंग पर्वत क्षेत्र में पहुंचते ही शांगगुआन फैन का चेहरा थोड़ा खिल उठा। उसने आगे एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, यही है, चलो चलें। डूफैंग ने कुछ नहीं कहा, बल्कि वह शांगगुआन फैन के पीछे पीछे चलता रहा और उसके बताए रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ता रहा। जल्द ही शांगगुआन फैन और डूफैंग एक घाटी में उतरे। घाटी में पहले से ही 3 लोग मौजूद थे। एक गठीला आदमी था जिसने छोटी कमीज पहनी हुई थी और उसका सिर मुंडा हुआ था, दूसरा गोरे रंग का अधेड़ उम्र का आदमी था और तीसरा दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। तब तक अंधेरा होने लगा था। जैसे ही दोनों उतरे, एक आवाज़ आई, भाई शांगगुआन, आप बिल्कुल समय पर पहुंच गए हैं। आपके बगल में खड़े ये सज्जन अवश्य ही साथी दाओवादी डूफैंग होंगे। डूफैंग ने आवाज़ की दिशा में देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति अधेड़ उम्र का था। शांगगुआन फैन हंसते हुए बोला, आप तीनों काफ़ी जल्दी आ गए हैं। सौभाग्य से मुझे भी देर नहीं हुई है। फिर उसने डूफैंग की ओर इशारा करते हुए कहा, ये डूफैंग है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उसका परिचय देने की ज़रूरत है। आप सभी ने उसका नाम तो सुना ही होगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बिना कुछ कहे मुस्कुराया और डूफैंग को हल्का सा सिर हिलाकर अभिवादन किया, जिसने भी अभिवादन में सिर हिलाया। गंजे हटे कट्टे आदमी ने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि यह अतिशयोक्ति का मामला नहीं है और हमारी योजनाओं को बर्बाद नहीं कर रहा है। उसकी आवाज़ दबी हुई थी, मानो उसके पेट से आ रही हो। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ीं, डूफैंग को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे से कहा, अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलिए चलते हैं। शांगगुआन फैन ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, 1 मिनट रुकिए। मैंने फेलो दाओइस्ट डू की शर्तें सबको बता दी हैं। चूंकि सब सहमत हो गए हैं, तो चलिए मैं फेलो दाओइस्ट डू से 3 लोगों का परिचय कराता हूँ। मुझे उम्मीद है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपना मुंह बंद कर लिया, आंखें सिकोड़ लीं और बोलना बंद कर दिया, जबकि गंजे हटे कट्टे आदमी ने गहरी आवाज में कहा, हम वही करेंगे जो साथी दाओवादी शांगगुआन कहते हैं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह उचित ही है कि साथी दाओवादी डू पहले हमारा परिचय कराएं। शांगगुआन फैन ने बूढ़े व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, स्टुअर्ट डू, ये हुओरान संप्रदाय के साथी दाओवादी फैन लॉन्ग हैं। फिर उन्होंने अधेड़ उम्र के व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये वुचेंग के वो परिवार के साथी दाओवादी वू रेन हैं। अंत में उन्होंने गंजे हटे कट्टे व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, ये यूनेन मंदिर के पूज्य त्यानजांग हैं। फिर उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहां तक मेरी बात है, मैं किंगदान संप्रदाय से आता हूं। शांगगुआन फैन द्वारा सभी के परिचय को सुनकर डूफैंग मन ही मन आश्चर्यचकित रह गया।
उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग वास्तव में प्रमुख संप्रदायों और परिवारों से हैं और उनके सभी संप्रदायों में योद्धा स्तर के विशेषज्ञ हैं। उसने तुरंत अपने हाथों को थोड़ा जोड़कर प्रणाम किया और कहा, डू फैंग सभी साथी दाववादियों को नमस्कार करता है। इस पर दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अधीरता से कहा, ठीक है, ये परिचय था, चलिए शुरू करते हैं। शांगुआन फैन ने हंसते हुए डू फैंग से कहा, नाराज मत होइए स्टीवर्ट डू, ये तो बस मेरा पुराना गुस्सा है। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और धीरे से अपना सिर हिलाया। इतने कम समय में ही उसने इन तीनों के व्यक्तित्व को मोटे तौर पर समझ लिया था। फैन लॉन्ग अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करता था, वो रेनू पर से तो सौम्य दिखता था, लेकिन असल में काफ़ी चालाक हो सकता था। वहीं आदरणीय त्यानजांग बेफिक्र और सरल स्वभाव का था। चलो चलें, शांगुआन फैन ने धीरे से कहा। फिर वह आगे बढ़ा और एक निश्चित दिशा में चल पड़ा। डू फैंग उन चारों के पीछे पीछे चल रहा था, सबसे पीछे रहते हुए उनके रास्ते को ध्यान से देख रहा था। इस अवलोकन के बाद उसने पाया कि समूह घाटी के भीतरी भाग की ओर जा रहा था। कई मील चलने के बाद उन्होंने देखा कि आगे कोई सड़क नहीं थी, जिससे उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन तभी आगे खड़े चारों लोग रुक गए। शांगुआन फैन ने शांत भाव से कहा, चलो हम सब एक साथ आते हैं। गंजे आदमी और बाकी दो लोगों ने सिर हिलाया और फिर चारों ने एक साथ हमला कर दिया। शांगुआन फैन ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, पहले ऊपर की ओर पकड़ा, फिर अचानक बाहर की ओर धकेला, जिससे उसके शरीर से एक शक्तिशाली बल निकला और सामने पहाड़ की दीवार पर एक निश्चित स्थान पर जा लगा। गंजे हटे कट्टे आदमी ने एक हाथ से अपनी छाती पर थप्पड़ मारा, फिर जोर से चिल्लाया, अपनी हथेली उठाई और उसे आगे की ओर धकेला, जिससे जादुई ऊर्जा का एक शक्तिशाली प्रवाह उत्पन्न हुआ। गोरे रंग के अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ को एक ऑर्किड जैसी आकृति में चुटकी से दबाया, उसे धीरे से झटका दिया और उसके शरीर से जादुई शक्ति की एक पतली धारा निकली। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने अपना दाहिना पैर जमीन पर पटका, फिर अपनी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों से तलवार की आकृति बनाते हुए आगे की ओर इशारा किया। उन चारों ने बारी बारी से हमला किया और पल भर में चार अलग अलग जादुई शक्तियां उनके सामने खड़ी पर्वत की दीवार से टकराईं। एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी और फिर डू फैंग ने देखा कि चारों लोगों की जादुई शक्तियों के टकराने के बाद पर्वत की दीवार चकनाचूर नहीं हुई। इसके बजाय अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी, जिससे लोग सहज रूप से अपनी आंखें बंद करने लगे। डू फैंग ने भी ऐसा ही किया, लेकिन फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि प्रकाश गायब हो गया था। कभी चिकनी दिखने वाली पहाड़ी दीवार के केंद्र में अब एक विशाल पंचकोणीय जादुई घेरा था, जो बहुत अधिक आध्यात्मिक प्रकाश से जगमगा रहा था और एक शक्तिशाली दबाव उत्सर्जित कर रहा था। इस समय शांगुआन फैन और बाकी तीनों रुक गए थे। शांगुआन फैन ने शांत भाव से कहा, सील अभी सबसे कमजोर अवस्था में है। अभी 1 घंटे से अधिक का समय बचा है। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और समय आने पर सील तोड़ना शुरू कर देंगे। बाकी तीनों ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और सबने बैठने और आराम करने के लिए जगह ढूंढ ली। ये देखकर डू फैंग भी आराम करने के लिए बैठ गया। 1 घंटे से भी अधिक समय बाद शांगुआन फैन ने चांदनी की ओर देखते हुए कहा, अब समय आ गया है, हम अपनी चाल चल सकते हैं। सभी लोग खड़े हो गए और पंचकोणीय जादुई सरनी के सामने खड़े हो गए। शांगुआन फैन ने कहा, भाई फैन, अब आपकी बारी है आगे बढ़ने की। दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाया और गहरी आवाज में कहा, मैं बाद में संप्रदाय के एक खजाने का उपयोग करूंगा। जब मैं आप सभी को आगे बढ़ने के लिए कहूं, तो कृपया अपनी पूरी ताकत लगा दें और अपनी जादुई शक्ति को उस खजाने में डाल दें। इस खजाने का उपयोग करके अस्थायी रूप से मुहर को बदल दें। इस संरचना को पार करने के बाद हम खजाने को सुरक्षित रख देंगे। सभी सहमत हो गए और सिर हिलाया। जैसे ही फैनलॉन खजाना निकालने ही वाला था, डू फैंग ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और कहा, रुको। फैनलॉन्ग ने पीछे मुड़कर डू फैंग की ओर देखा और नाराजगी से कहा, क्या बात है साथी दाववादी डू, क्या कुछ गड़बड़ है? बाकी तीनों ने भी डू फैंग को थोड़ी हैरानी से देखा। डू फैंग ने गंभीर स्वर में कहा, मेरा एक सवाल है। अगर अंदर जाना इतना मुश्किल है तो हम बाहर कैसे निकलेंगे? क्या हम सबको एक साथ इकट्ठा होकर बाहर निकलने का एक ही तरीका अपनाना होगा? वह अंदर जाकर बाहर न निकल पाने की स्थिति में नहीं रहना चाहता था। फैनलॉन्ग के जवाब देने से पहले ही शांगुआन फैन जोर से हंस पड़ा और बोला, हे, ये मेरी गलती है कि मैंने इस बारे में स्टीवर्ट डू को नहीं बताया। बात यह है कि भाई फैन ही हम में से वो हैं जो फॉर्मेशन में माहिर हैं। भाई फैन ने पिछले कुछ महीनों में जो शोध किया है, उससे ये साबित हो गया है कि ये फॉर्मेशन सिर्फ बाहर से आने वालों के लिए ही कारगर है। बाहर जाने वालों पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए स्टीवर्ट डू को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डू फैंग ने सिर हिलाया और ओह कहा, फिर उसे सच्चा आदमी यूशान। फैनलॉन्ग ने ठंडी सांस ली, पीछे मुड़ा और अपने पास से एक वस्तु निकाली।
ये वस्तु गोल चांदी धूसर रंग की थी, जो देखने में कच्चे लोहे से बनी एक बड़ी साधारण सी पैनकेक जैसी लग रही थी। हालांकि जैसे ही यह वस्तु प्रकट हुई, डूफैंग ने इससे निकलने वाले अत्यधिक दबाव को महसूस किया। एक उच्च कोटि की जादुई कलाकृति। डूफैंग चौंक गया। उसके पास कई उच्च कोटि की जादुई कलाकृतियां थीं, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस प्रकार के दबाव से अच्छी तरह परिचित था। बुरा नहीं, तुम में वाकई कुछ समझदारी है, फैन लॉन्ग ने पीछे मुड़े बिना ठंडे स्वर में कहा। फैन लॉन्ग ने चांदी धूसर रंग के उच्च श्रेणी के जादुई हथियार को धीरे से उछाला, जो घूमता हुआ ऊपर उड़ गया और उसके सामने कुछ फीट की दूरी पर आकर हवा में सपाट पड़ा रहा। फैन लॉन्ग का चेहरा गंभीर था। उसने हाथ की मुद्राएं बनाईं और बार बार उंगलियां झटकते हुए जादुई हथियार में जादुई शक्ति की धाराएं प्रवाहित कीं। चांदी धूसर रंग का जादुई हथियार तुरंत चमक उठा और उससे चांदी धूसर रंग की हल्की रोशनी निकली, जो धीरे धीरे पहाड़ की दीवार पर बने जादुई तंत्र की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे जादुई कलाकृति धीरे धीरे पास आती गई, ऐसा प्रतीत हुआ कि वह एक हल्की सी खिंचाव शक्ति उत्सर्जित कर रही है, जो जादुई सरणी से प्रकाश को अपने शरीर में खींच रही है। डूफैंग ध्यान से देख रहा था, तभी अचानक उसने फैन लॉन्ग को चिल्लाते हुए सुना, साथी दाववादियों, जल्दी से अपनी चाल चलो। ये सुनकर डूफैंग, शांगगुआन फैन, वू रेन और आदरणीय तियानजांग ने तुरंत कार्रवाई की और प्रत्येक ने अपनी पूरी जादुई शक्ति का उपयोग करते हुए दूर से ही अपनी जादुई कलाकृतियों में ऊर्जा भर दी। जैसे ही सभी ने अपनी जादुई शक्ति उसमें डाली, उच्च कोटि की जादुई कलाकृति की लोहे की डिस्क और भी अधिक चमक उठी और साथ ही उससे निकलने वाली सम्मोहन शक्ति और भी मजबूत हो गई। पहाड़ की दीवार पर बने जादुई सरणी से निकलने वाले प्रकाश का एक बड़ा हिस्सा उसमें समा गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई अथाह गड्ढा हो जिसे कितना भी सोख लिया जाए, कभी भरा नहीं जा सकता। फैन लॉन्ग ने गहरी आवाज में कहा, यह काफी नहीं है, कृपया सभी लोग जारी रखें। डूफैंग और अन्य लोग लगातार अपनी जादुई शक्ति लगा रहे थे और उनके चेहरे कुछ पीले पड़ गए थे। जब उन्होंने फैन लॉन्ग को ये कहते सुना कि यह काफी नहीं है, तो उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए। उन्होंने दांत पीसकर अपनी जादुई शक्ति फिर से जुटाई और उसे डिस्क में डाल दिया। लोहे की गोलाकार डिस्क एक बार फिर तीव्र प्रकाश से भर उठी, उसकी सम्मोहन शक्ति और भी मजबूत हो गई और वह और भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। इसी बीच पहाड़ की ढलान पर बने जादुई तंत्र से निकलने वाला प्रकाश कुछ मंद पड़ गया, क्योंकि डिस्क ने उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। इसी क्षण डिस्क के चारों ओर अचानक 5 बिंदु प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक बिंदु पर्वतीय दीवार के एक कोने की ओर उन्मुख था। फिर उन 5 बिंदुओं से अचानक तीव्र प्रकाश निकला, जो सीधे पर्वतीय दीवार के 5 कोनों की ओर बढ़ गया। फिर डूफैंग और अन्य लोगों ने 5 चांदी भूरे रंग की रोशनी देखी, जो डिस्क को जादुई सरणी के 5 कोनों से जोड़ रही थी। डिस्क से हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आई, वह थोड़ा सा हिली और फिर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर फैन लॉन्ग ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, राहत की सांस ली और कहा, ठीक है, अब सब लोग रुक सकते हैं। ये सुनकर डूफैंग और अन्य सभी ने तुरंत अपनी जादुई शक्ति वापस ले ली और आराम करने लगे। समय कम होने के बावजूद सभी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था, जो किसी भयंकर युद्ध से कम नहीं था। परिणामस्वरूप उनकी सभी जादुई शक्ति समाप्त हो गई थी और उन्हें आराम की आवश्यकता थी। फैन लॉन्ग ने धीरे से कहा, अब हम इसे इस अनमोल खजाने पर छोड़ते हैं। सब लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, हम जल्द ही अंदर जा सकते हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया और एक अगरबत्ती की ध्वनि के बाद फैन लॉन्ग ने धीमी आवाज में घोषणा की, सभी लोग प्रवेश कर सकते हैं। डूफैंग और बाकी लोग तुरंत आराम करना छोड़कर देखने के लिए उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि गोलाकार लोहे की प्लेट अब पर्वत की दीवार में समाहित हो चुकी थी और उसके केंद्र में स्थित थी। उसके चारों ओर के 5 बिंदु संरचना के 5 कोनों से जुड़े हुए थे। सभी को खड़े देखकर फैन लॉन्ग ने कहा, जादुई घेरे को अस्थायी रूप से मेरे संप्रदाय के एक खजाने से बदल दिया गया है। आप निश्चिंत होकर इस घेरे से गुजर सकते हैं। इतना कहकर वह आगे बढ़ा और जादुई घेरे की ओर चल पड़ा। इसके बाद डूफैंग और अन्य लोगों ने फैन लॉन्ग के शरीर को पहाड़ की दीवार के जादुई घेरे से सीधे गुजरते हुए और गायब होते हुए देखा। ये देखकर सभी के चेहरे खुशी से चमक उठे और वे तुरंत उसके पीछे चले गए। डूफैंग शांगगुआन फैन के पीछे पीछे जादुई घेरे से गुजरा। उसे अपने शरीर पर एक हल्की रोशनी महसूस हुई, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था, इसलिए उसने राहत की सांस ली। जादुई घेरे से गुजरते हुए वे एक लंबे नीचे की ओर जाने वाले मार्ग में पहुंच गए। तब तक वे 5 अंदर प्रवेश कर चुके थे। ये देखकर फैन लॉन्ग ने हाथ के इशारे बनाए, उन्हें आगे बढ़ाया और धीरे से चिल्लाया, उठो। पलक झपकते ही चक्र उसके हाथों में आ गया और चक्र के प्रकट होते ही पहाड़ की दीवार पर बना जादुई घेरा चमकने लगा और एक बार फिर पूर्ण रूप से एक घेरा बन गया। अब जब सब लोग यहाँ आ गए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, शांगगुआन फैन ने प्रसन्न भाव से कहा। बहुत बढ़िया,
चलो देखते हैं अंदर क्या खजाने हैं, वू रेन ने मुस्कुराते हुए कहा। 2 साल बीत गए और आखिरकार मैं इसमें शामिल हो ही गया। हाहा, गंजे हटे कट्टे आदरणीय त्यानजांग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। फैन लॉन्ग के चेहरे पर भी एक दुर्लभ मुस्कान थी। 2 साल की तैयारी के बाद आखिरकार उन चारों ने सील तोड़कर गुफा में प्रवेश किया और वे सभी स्वाभाविक रूप से थोड़े उत्साहित थे। शांगगुआन फैन सबसे आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे फैन लॉन्ग, वू रेन, आदरणीय त्यानजांग और अंत में डू फैंग थे। ये पांचों मिलकर लंबे मार्ग की ओर चल पड़े। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, रास्ता चौड़ा होता गया और गहरा उतरता चला गया, और सैकड़ों फीट तक कई मोड़ों और घुमावों के बाद आखिरकार आपको अपने सामने अंत दिखाई दिया। यह एक गुफा का प्रवेश द्वार था, लगभग 2 झांग ऊंचा और 1 झांग चौड़ा, जिस पर 2 पत्थर के दरवाजे कसकर बंद थे। इसके ऊपर 3 प्रभावशाली अक्षर लिखे थे, शानयुए निवास। शानयुए निवास। शांगगुआन फैन और बाकी लोग इन तीनों को घूरते हुए आपस में कुछ बुदा रहे थे, उनके चेहरे पर सोच विचार के भाव थे। अचानक फैन लॉन्ग ने कहा, क्या ये वही है? डू फैंग ने सिर घुमाकर देखा और जैसे ही वह पूछने ही वाला था, शांगगुआन फैन ने हैरानी से कहा, क्या ये वही है? फिर उसने फैन लॉन्ग की ओर देखा। भाई फैन, क्या आपको भी लगता है कि यह वही व्यक्ति है? गंजे हटे कट्टे व्यक्ति आदरणीय त्यानजांग और वू रेन ने भी उत्सुकता से शांगगुआन फैन और फैन लॉन्ग की ओर देखा और उनके स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की। शांगगुआन फैन ने फैन लॉन्ग की ओर देखा और ये देखकर कि उसका बोलने का कोई इरादा नहीं है, उसने कहा, क्या आपने हमारे त्यानवु साम्राज्य में लगभग 1000 साल पहले के एक प्रसिद्ध दुष्ट साधक के बारे में सुना है, जिसने एक नौसिखिया युद्ध देवता की साधना के साथ उस समय के ताई संप्रदाय के शीर्ष विशेषज्ञ मध्यवर्ती युद्ध देवता क्षेत्र के सर्वोच्च गुरु के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हालांकि वह हार गया, लेकिन उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया था। नानलिंग काउंटी जैसे दूरस्थ स्थान से आए डू फैंग को स्वाभाविक रूप से इन चीज़ों की जानकारी नहीं थी और उन्होंने धीरे से अपना सिर हिलाया। ये सुनकर गंजे हटे कट्टे आदमी और वू रेन ने एक पल के लिए सोचा, फिर आश्चर्य से कहा, आपका मतलब मास्टर युएशान से है? बिल्कुल सही, ये वही है। शांगगुआन फैन ने जोर से सिर हिलाया। तो यह मास्टर युशान का गुफा निवास है? गंजे हटे कट्टे आदमी ने खुशी से कहा। शायद, मैंने सुना है कि मास्टर युएशान अपने निवास का नाम युएशान निवास रखना पसंद करते हैं। अगर यह सच है तो ये जगह उनकी गुफाओं में से एक होगी। फैन लॉन्ग ने शांत भाव से कहा। गुफाओं में रहने वाले घरों में से एक? तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुनकर वू रेन ने भौहें चढ़ा लीं और तुरंत पूछा। फैन लॉन्ग ने वू रेन की ओर उदासीनता से देखा। इसका मतलब है कि मास्टर युएशान के कई निवास स्थान हैं और यह जगह शायद उनमें से एक है। तो फिर क्या अंदर खजाना हो सकता है? हमने बहुत मेहनत की, अंदर जाने के लिए 2 साल लगा दिए और अब हमें कुछ नहीं मिला। वू रेन स्तब्ध और कुछ हद तक चिंतित था। इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही यह सच्चे अमर युएशान के गुफा आवासों में से एक हो, वहाँ कुछ न कुछ ज़रूर होगा। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि वहाँ उच्च स्तरीय जादुई कलाकृतियों या निम्न स्तरीय आध्यात्मिक कलाकृतियों जैसे जादुई खजाने होंगे, फैन लॉन्ग ने शांत भाव से कहा। हालांकि शांगगुआन फैन ने थोड़ी चिंता के साथ कहा, ये सब गौण हैं। इस बार हमारा मुख्य लक्ष्य गोल्डन कोर बनाना या उसे परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना है। जब तक हमें ये मिल जाएंगे, ये यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी और हमारे पिछले माउंटेन युए निवास के अंदर। बिल्कुल सही कहा, मेरा लक्ष्य स्वर्ण कोर बनाना है। अगर दूसरे खजाने मिल जाएं तो मैं उन्हें भी ले लूंगा, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जब तक मैं बैटल जनरल के पद तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता हूं, बाद में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। गंजे हटे कट्टे आदरणीय त्यानजांग ने सिर सहलाते हुए हल्के से हंसा। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। डू फैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप रहा। उसे गोल्डन कोर स्टेज की कोई आवश्यकता नहीं थी और अन्य खजाने भी उसके लिए अनावश्यक थे। उसकी भागीदारी मुख्य रूप से इन 4 लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और भविष्य की तैयारी के लिए थी। इसलिए उसे गुफा के अंदर क्या है, इसकी परवाह नहीं थी, उसे केवल इस समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने की चिंता थी। फैन लॉन्ग भावहीन रहा और शांत भाव से बोला, हमें सच्चे अमर युएशान पर भरोसा करना चाहिए। युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में, भले ही यह उनकी कई गुफाओं में से एक हो, फिर भी यहाँ कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ी गई कोई भी चीज़ हम योद्धा क्षेत्र के साधकों के लिए एक खजाना है। बहुत खूब, मुझे विश्वास है कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। आदरणीय त्यानज़ेंग फिर हंसे। ये सच है, युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ का अस्तित्व हमारी समझ से परे है। शांगगुआन फैंग के चेहरे पर थोड़ा सुधार आया। हम इस दरवाजे को कैसे खोलें?
वू रेन ने अभी यही पूछा था कि उसने देखा कि पूज्य तियानजांग आगे बढ़े, दरवाजे के सामने खड़े हुए, अपने हाथ फैलाए और जोर से धक्का दिया। हालांकि पत्थर का दरवाजा मजबूती से बंद रहा। पूज्य तियानजांग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी जादुई शक्ति को तेजी से इकट्ठा किया और अंतिम जोरदार धक्के से दरवाजा खोल दिया। एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी और पत्थर का दरवाजा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन फिर भी उसके खुलने का कोई संकेत नहीं मिला। धिक्कार है, हम इस पत्थर के दरवाजे को क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? आदरणीय तियानजांग ने अपना सिर खुजाया। वू रेन ने उपहास करते हुए कहा, तियानजांग, अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा क्या तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हो? क्रोधित होकर पूज्य तियानजांग ने मुड़कर कहा, धिक्कार है, क्या तुम खुद को इतना महान समझते हो? तुम खुद इसे खोलो। वू रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, जो आसानी से उपलब्ध सरनी मास्टर्स की अनदेखी करके खुद को मूर्ख साबित कर रहा हूं। जैसे ही पूज्य तियानजांग दोबारा बोलने ही वाले थे, शांगगुआन फैन ने कहा, ठीक है, बहस बंद करो, भाई फैन को देखने दो। इसके बाद आदरणीय तियानजांग अनिच्छा से एक तरफ हट गए और मन ही मन बड़बड़ाने लगे। फैन लॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा, पत्थर के द्वार पर पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। शांगगुआन फैन ने पूछा, कैसा है भाई फैन, क्या इसे खोला जा सकता है? फैन लॉन्ग ने हल्के से सिर हिलाया और आदरणीय तियानजांग और वू रेन दोनों प्रसन्न हुए। तो इसे जल्दी खोलो, आदरणीय तियानजांग ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? सच में, वू रेन ने फुसफुसाते हुए कहा। ये दोनों जन्मजात दुश्मन लगते थे, हमेशा बेवजह झगड़ते रहते थे। फैन लॉन्ग ने जमीन पर नजर डाली, एक छोटा पत्थर उठाया और फिर उसे फेंक दिया, जो पत्थर के फाटक के ऊपर बने 3 अक्षरों शन युजू में से क्षण अक्षर के मध्य रेखा के शीर्ष पर लगा। सभी लोग अचंभित थे, लेकिन चुप रहे। छोटा पत्थर दूसरे पत्थर से जोर से टकराया और फिर कुछ भी नहीं बदला। आदरणीय तियानजांग ने पूछे बिना नहीं रह सके, बूढ़े फैन, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दरवाजा नहीं खोलना चाहिए? आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और उनके सामने का पत्थर का दरवाजा अंदर से खुल गया। फैन लॉन्ग ने आदरणीय तियानजांग की ओर उदासीनता से देखा। आदरणीय तियानजांग ने अपना सिर खुजाया, शर्माते हुए हल्के से हंसे, फिर दरवाजे की ओर देखकर बोले, दरवाजा खुला है, ही, मैं पहले अंदर जाता हूँ। इतना कहकर वे अंदर चले गए। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। ये पूज्य तियानजांग तो वाकई दिलचस्प थे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। ये देखकर कि पूज्य तियानजांग पहले ही अंदर जा चुके हैं, वू रेन ने जल्दी से कहा, दरवाजा खुला है तो हम सब भी अंदर चलते हैं। इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा और पत्थर के दरवाजे से अंदर चला गया। फैन लॉन्ग मुस्कुराए और डू फैंग और शांगगुआन फैन की ओर मुड़कर बोली, चूंकि वे पहले ही अंदर जा चुके हैं, तो चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे पहले ही सारा अच्छा सामान ले जाएं। डू फैंग और शांगगुआन फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तीनों एक साथ पत्थर के द्वार से अंदर चले गए। पत्थर के द्वार से गुजरने के बाद 10 फीट से अधिक लंबा एक और मार्ग था। उस मार्ग को पार करने के बाद वे लगभग 5 फीट व्यास वाले एक खुले स्थान पर पहुंचे। पूज्य तियानजांग और वू रेन उस खुले स्थान के मध्य में खड़े थे और स्तब्ध होकर चारों ओर देख रहे थे। डू फैंग ने भी मुड़कर देखा तो पाया कि जिस स्थान पर सभी लोग मौजूद थे वह एक षट्भुज था, जिसकी प्रत्येक भुजा पर एक मार्ग था और जिस मार्ग से वे अभी अभी अंदर आए थे वह उन्हीं में से एक था। स्पष्टतः पूज्य तियानजांग और वू रेन इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और डू फैंग भी चुपचाप इस पर विचार कर रहा था। तीनों को प्रवेश करते देख आदरणीय तियानजांग और वू रेन दोनों ने अपनी निगाहें फान लॉन्ग की ओर घुमाईं, क्योंकि फान लॉन्ग ही उन तीनों में सबसे कुशल था। उनके लिए अंधाधुंध परेशान होने से बेहतर था कि फान लॉन्ग ही निर्णय ले। फैन लॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं, आगे बढ़े और बाईं ओर से चलना शुरू किया, साथ ही ध्यान से सब कुछ देखते हुए आगे बढ़े। जब वे तीसरे रास्ते पर पहुंचे, जो ठीक उनके सामने था, तो वे रुक गए। सबकी निगाहें फैन लॉन्ग पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने उसे रुकते देखा तो सबने गौर से देखा, पर कुछ नहीं मिला। जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी फैन लॉन्ग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली से दीवार पर एक खास जगह की ओर इशारा किया। इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन द्वार पर अपने पिछले अनुभव से सबक लेते हुए पूज्य तियानजांग ने एक और आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षणों में सबके सिर के ऊपर जादुई शक्ति का एक हल्का सा कंपन दिखाई दिया। डू फैंग और अन्य लोगों ने तुरंत ऊपर देखा और उन्हें अपने ऊपर एक हल्की पीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, और एक पहिए के आकार का जादुई शक्ति का गोला लगातार हिलता डुलता और संघनित होता हुआ तेजी से एक प्रेत मानव सिर का रूप ले रहा था। इस व्यक्ति का सिर आधे मानव शरीर जितना बड़ा था। उसकी भौहें घनी थीं और आंखें बड़ी बड़ी थीं, और वह देखने में बेहद प्रभावशाली लग रहा था।
हालांकि वह एक भ्रम था, फिर भी उसकी आंखों में एक प्रकार का भयानक दबाव था, जिससे पता चलता था कि वह जीवित अवस्था में एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी रहा होगा। मास्टर युशान, शांगगुआन फैन फुसफुसाए, सच में। उस विशालकाय सिर ने थोड़ा नीचे झुकाया, भीड़ की ओर देखा और कहा, हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच मेरी गुफा ढूंढ लेगा। बुरा नहीं है। फिर उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई, चूंकि तुम मेरी बाहरी सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम हो, इसलिए तुम काफ़ी शक्तिशाली हो गए। उस समय मैंने, यूशान ने, शपथ ली थी कि जो कोई भी मेरी गुफा में प्रवेश करके परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, उसे उदारतापूर्वक उपहार दिया जाएगा। आदरणीय त्यानज़ांग और अन्य लोग ये सुनकर प्रसन्न हुए। ये वास्तव में सच्चे पुरुष युएशान का गुफा निवास था। हालांकि युएशान द्वारा परीक्षा की घोषणा सुनकर वे थोड़ा चिंतित हो गए, ये सोचकर कि परीक्षा क्या होगी और उसमें कोई खतरा होगा या नहीं। लेकिन यदि वे उत्तीर्ण हो जाते तो उन्हें एक उपहार मिलता, और युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी से यह उपहार निश्चित रूप से बुरा नहीं होता। इसलिए उन्होंने परीक्षा के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। युएशान के सच्चे पुरुष के विशाल सिर ने आगे कहा, यह पहली परीक्षा है। इसे पास करने के बाद इनाम मिलेगा। आगे और भी इनाम मिलेंगे, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको एक के बाद एक कई परीक्षाएं पास करनी होंगी। आप चाहे जितने भी लोग हों, हर मार्ग में अधिकतम 3 ही लोग जा सकते हैं। अंदर 3 इनाम हैं, और हर व्यक्ति उनमें से केवल एक ही चुन सकता है। हर मार्ग की परीक्षाएं अलग अलग हैं, और इनाम भी अलग अलग हैं। अपने लिए खुद चुनिए। बोलते हुए उसने डूफैंग और अन्य लोगों पर आखिरी बार नजर डाली और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। माउंटेन युए निवास के अंदर। बिल्कुल सही कहा, मेरा लक्ष्य स्वर्ण कोर बनाना है। अगर दूसरे खजाने मिल जाएं तो मैं उन्हें भी ले लूंगा, लेकिन अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं। जब तक मैं बैटल जनरल के पद तक सफलतापूर्वक पहुंच जाता हूं, बाद में बहुत सारे अवसर मिलेंगे। गंजे हटे कट्टे आदरणीय त्यानज़ांग ने सिर सहलाते हुए हल्के से हंसा। इस साइट का नया यूआरएल है, इसे याद रखने का आसान तरीका .com। डूफैंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और चुप रहा। उसे गोल्डन कोर स्टेज की कोई आवश्यकता नहीं थी, और अन्य खजाने भी उसके लिए अनावश्यक थे। उसकी भागीदारी मुख्य रूप से इन 4 लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और भविष्य की तैयारी के लिए थी। इसलिए उसे गुफा के अंदर क्या है, इसकी परवाह नहीं थी। उसे केवल इस समझौते को सफलतापूर्वक पूरा करने की चिंता थी। फैन लॉन्ग भावहीन रहा और शांत भाव से बोला, हमें सच्चे अमर युएशान पर भरोसा करना चाहिए। युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी के रूप में, भले ही यह उनकी कई गुफाओं में से एक हो, फिर भी यहाँ कुछ न कुछ अवश्य ही होगा। युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी द्वारा छोड़ी गई कोई भी चीज़ हम योद्धा क्षेत्र के साधकों के लिए एक खजाना है। बहुत खूब, मुझे विश्वास है कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं जाएगी। आदरणीय त्यानज़ेंग फिर हंसे। ये सच है, युद्ध देवता क्षेत्र के विशेषज्ञ का अस्तित्व हमारी समझ से परे है। शांगगुआन फैन के चेहरे पर थोड़ा सुधार आया। हम इस दरवाजे को कैसे खोलें? वू रेन ने अभी यही पूछा था कि उसने देखा कि पूज्य त्यानज़ांग आगे बढ़े, दरवाजे के सामने खड़े हुए, अपने हाथ फैलाए और जोर से धक्का दिया। हालांकि पत्थर का दरवाजा मजबूती से बंद रहा। पूज्य त्यानज़ांग ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी जादुई शक्ति को तेजी से इकट्ठा किया और अंतिम जोरदार धक्के से दरवाजा खोल दिया। एक धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी और पत्थर का दरवाजा थोड़ा सा हिल गया, लेकिन फिर भी उसके खुलने का कोई संकेत नहीं मिला। धिक्कार है, हम इस पत्थर के दरवाजे को क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? आदरणीय त्यानज़ांग ने अपना सिर खुजाया। वू रेन ने उपहास करते हुए कहा, त्यानज़ांग, अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा क्या तुम अपने दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हो? क्रोधित होकर पूज्य त्यानज़ांग ने मुड़कर कहा, धिक्कार है, क्या तुम खुद को इतना महान समझते हो? तुम खुद इसे खोलो। वू रेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, जो आसानी से उपलब्ध सरनी मास्टर्स की अनदेखी करके खुद को मूर्ख साबित कर रहा हूं। जैसे ही पूज्य त्यानज़ांग दोबारा बोलने ही वाले थे, शांगगुआन फैन ने कहा, ठीक है, बहस बंद करो, भाई फैन को देखने दो। इसके बाद आदरणीय त्यानज़ांग अनिच्छा से एक तरफ हट गए और मन ही मन बड़बड़ाने लगे। फैन लॉन्ग धीरे धीरे आगे बढ़ा, पत्थर के द्वार पर पहुंचा और उसे ध्यान से देखा। शांगगुआन फैन ने पूछा, कैसा है भाई फैन, क्या इसे खोला जा सकता है? फैन लॉन्ग ने हल्के से सिर हिलाया, और आदरणीय त्यानज़ेंग और वू रेन दोनों प्रसन्न हुए। तो इसे जल्दी खोलो, आदरणीय त्यानज़ेंग ने कहा। इतनी जल्दी क्या है? सच में, वू रेन ने फुसफुसाते हुए कहा। ये दोनों जन्मजात दुश्मन लगते थे, हमेशा बेवजह झगड़ते रहते थे। फैन लॉन्ग ने जमीन पर नजर डाली, एक छोटा पत्थर उठाया और फिर उसे फेंक दिया, जो पत्थर के फाटक के ऊपर बने 3 अक्षरों शन युजू में से क्षण अक्षर के मध्य रेखा के शीर्ष पर लगा। सभी लोग अचंभित थे, लेकिन चुप रहे। छोटा पत्थर दूसरे पत्थर से जोर से टकराया और फिर कुछ भी नहीं बदला।
आदरणीय तियानजांग ने पूछे बिना नहीं रह सके, बूढ़े फैन आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए? आप पत्थर क्यों फेंक रहे हैं? जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक जबरदस्त गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और उनके सामने का पत्थर का दरवाज़ा अंदर से खुल गया। फैन लॉन्ग ने आदरणीय तियानजांग की ओर उदासीनता से देखा। आदरणीय तियानजांग ने अपना सिर खुजाया, शर्माते हुए हल्के से हंसे, फिर दरवाजे की ओर देखकर बोले, दरवाज़ा खुला है, ही मैं पहले अंदर जाता हूँ। इतना कहकर वे अंदर चले गए। डू फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया। ये पूज्य तियानजांग तो वाकई दिलचस्प थे, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। ये देखकर कि पूज्य तियानजांग पहले ही अंदर जा चुके हैं, वू रेन ने जल्दी से कहा, दरवाज़ा खुला है तो हम सब भी अंदर चलते हैं। इतना कहकर वह एक कदम आगे बढ़ा और पत्थर के दरवाजे से अंदर चला गया। फैन लॉन्ग मुस्कुराए और डू फैंग और शांगगुआन फैंग की ओर मुड़कर बोली, चूंकि वे पहले ही अंदर जा चुके हैं तो चलो हम भी उनके पीछे चलते हैं, कहीं ऐसा न हो कि वे पहले ही सारा अच्छा सामान ले जाएं। डू फैंग और शांगगुआन फैन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तीनों एक साथ पत्थर के द्वार से अंदर चले गए। पत्थर के द्वार से गुजरने के बाद 10 फीट से अधिक लंबा एक और मार्ग था। उस मार्ग को पार करने के बाद वे लगभग 5 फीट व्यास वाले एक खुले स्थान पर पहुंचे। पूज्य तियानजांग और वू रेन उस खुले स्थान के मध्य में खड़े थे और स्तब्ध होकर चारों ओर देख रहे थे। डू फैंग ने भी मुड़कर देखा तो पाया कि जिस स्थान पर सभी लोग मौजूद थे वह एक षट्भुज था, जिसकी प्रत्येक भुजा पर एक मार्ग था और जिस मार्ग से वे अभी अभी अंदर आए थे वह उन्हीं में से एक था। स्पष्टतः पूज्य तियानजांग और वू रेन इस बात को लेकर अनिश्चित थे कि उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए, और डू फैंग भी चुपचाप इस पर विचार कर रहा था। तीनों को प्रवेश करते देख आदरणीय तियानजांग और वू रेन दोनों ने अपनी निगाहें फान लॉन्ग की ओर घुमाईं, क्योंकि फान लॉन्ग ही उन तीनों में सबसे कुशल था। उनके लिए अंधाधुंध परेशान होने से बेहतर था कि फान लॉन्ग ही निर्णय ले। फैन लॉन्ग ने भौहें चढ़ाईं, आगे बढ़े और बाईं ओर से चलना शुरू किया, साथ ही ध्यान से सब कुछ देखते हुए आगे बढ़े। जब वे तीसरे रास्ते पर पहुंचे जो ठीक उनके सामने था तो वे रुक गए। सबकी निगाहें फैन लॉन्ग पर टिकी हुई थीं। जब उन्होंने उसे रुकते देखा तो सबने गौर से देखा पर कुछ नहीं मिला। जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे तभी फैन लॉन्ग ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी तर्जनी उंगली से दीवार पर एक खास जगह की ओर इशारा किया। इन परिस्थितियों में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन द्वार पर अपने पिछले अनुभव से सबक लेते हुए पूज्य तियानजांग ने एक और आवाज़ निकालने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही क्षणों में सबके सिर के ऊपर जादुई शक्ति का एक हल्का सा कंपन दिखाई दिया। डू फैंग और अन्य लोगों ने तुरंत ऊपर देखा और उन्हें अपने ऊपर एक हल्की पीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दी, और एक पहिए के आकार का जादुई शक्ति का गोला लगातार हिलता डुलता और संघनित होता हुआ तेजी से एक प्रेत मानव सिर का रूप ले रहा था। इस व्यक्ति का सिर आधे मानव शरीर जितना बड़ा था। उसकी भौहें घनी थीं और आंखें बड़ी बड़ी थीं, और वह देखने में बेहद प्रभावशाली लग रहा था। हालांकि वह एक भ्रम था, फिर भी उसकी आंखों में एक प्रकार का भयानक दबाव था, जिससे पता चलता था कि वह जीवित अवस्था में एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी रहा होगा। मास्टर युशान, शांगगुआन फैन फुसफुसाए, सच में। उस विशालकाय सिर ने थोड़ा नीचे झुकाया, भीड़ की ओर देखा और कहा, हे मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई सचमुच मेरी गुफा ढूंढ लेगा। बुरा नहीं है। फिर उसकी आवाज़ ठंडी पड़ गई, चूंकि तुम मेरी बाहरी सुरक्षा कवच को भेदने में सक्षम हो, इसलिए तुम काफ़ी शक्तिशाली हो गए। उस समय मैंने, युशान ने, शपथ ली थी कि जो कोई भी मेरी गुफा में प्रवेश करके परीक्षा उत्तीर्ण करेगा उसे उदारतापूर्वक उपहार दिया जाएगा। आदरणीय तियानजांग और अन्य लोग ये सुनकर प्रसन्न हुए। ये वास्तव में सच्चे पुरुष युएशान का गुफा निवास था। हालांकि युएशान द्वारा परीक्षा की घोषणा सुनकर वे थोड़ा चिंतित हो गए, ये सोचकर कि परीक्षा क्या होगी और उसमें कोई खतरा होगा या नहीं। लेकिन यदि वे उत्तीर्ण हो जाते तो उन्हें एक उपहार मिलता, और युद्ध देव क्षेत्र के एक शक्तिशाली प्राणी से यह उपहार निश्चित रूप से बुरा नहीं होता। इसलिए उन्होंने परीक्षा के बारे में चिंता करना छोड़ दिया। युएशान के सच्चे पुरुष के विशाल सिर ने आगे कहा, यह पहली परीक्षा है। इसे पास करने के बाद इनाम मिलेगा। आगे और भी इनाम मिलेंगे, लेकिन उन्हें पाने के लिए आपको एक के बाद एक कई परीक्षाएं पास करनी होंगी। आप चाहे जितने भी लोग हों, हर मार्ग में अधिकतम 3 ही लोग जा सकते हैं। अंदर 3 इनाम हैं और हर व्यक्ति उनमें से केवल एक ही चुन सकता है। हर मार्ग की परीक्षाएं अलग अलग हैं और इनाम भी अलग अलग हैं। अपने लिए खुद चुनिए। बोलते हुए उसने डू फैंग और अन्य लोगों पर आखिरी बार नजर डाली और फिर धीरे धीरे गायब हो गया। अरे, मैं ही क्यों? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसकी आगे की कड़ियां हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुन सकते हैं। गोल्डन मेंबरशिप सिर्फ ₹149 में
इस कहानी के अगले 100 एपिसोड का आनंद लें। अगर आप इस कहानी के सभी एपिसोड सुनना चाहते हैं तो सिर्फ रुपये 299 में इस पूरी कहानी का पूरा एक्सेस प्राप्त करें। टेलीग्राम लिंक और गोल्डन मेंबरशिप की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगी। आपके प्यार और सहयोग के लिए दिल से धन्यवाद।